रात का सन्नाटा, एक सुनसान अमीरों वाली कॉलोनी और एक अकेला ब्लैक लड़का अंधेरे में रास्ता खोजते हुए चल रहा था। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। वो लड़का था आंद्रे। वह फोन पर मैप देख रहा था क्योंकि वह इस इलाके में नया था। तभी पीछे से एक सफेद स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है। पहले आंद्रे सोचता है कि शायद कोई रास्ता पूछना चाहता है, लेकिन कार हर बार उसके रुकने पर रुक जाती है और तभी उसके चेहरे का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कार के अंदर बैठा आदमी कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ फ्रेंच सीखने वाली रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे कोई इंसान नहीं, मशीन उसका पीछा कर रही हो। आंद्रे गुस्से में कार के पास जाता है, लेकिन जैसे ही खिड़की नीचे होती है उसकी सांस अटक जाती है। अंदर बैठा आदमी किसी इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब मेटल हेलमेट था और अगले ही सेकंड गोली चलती है। आंद्रे सड़क पर गिर जाता है और सबसे डरावनी बात, सामने वाले घर में बैठे लोग सब देख सकते थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। इसी के साथ फिल्म का नाम आता है गेट आउट। अब कहानी शिफ्ट होती है क्रिस पर, जो न्यूयॉर्क में रहने वाला एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड रोज उससे बहुत प्यार करती है और दोनों वीकेंड पर रोज के माता पिता से मिलने जाने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी बात क्रिस को अंदर से परेशान कर रही थी। रोज व्हाइट है और क्रिस ब्लैक। क्रिस डरते हुए पूछता है कि क्या उसके माता पिता जानते हैं कि वह ब्लैक है, लेकिन रोज हंसकर बात टाल देती है। वह कहती है कि उसके माता पिता बहुत लिबरल हैं, इतने कि अगर मौका मिले तो ओबामा को तीसरी बार वोट दे दें। सुनने में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में जब कोई बार बार बोले कि सब ठीक है, तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है। दोनों रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में उनका दोस्त रॉड फोन करता है। रॉड मजाक करता है, लेकिन उसकी बातों में अजीब बेचैनी छुपी हुई लगती है, जैसे उसे एहसास हो कि कुछ गलत होने वाला है। और फिर सड़क पर अचानक एक हिरण उनकी कार से टकरा जाता है। उस जानवर की दर्द भरी आवाज सुनकर क्रिस जंगल की तरफ जाता है और वहां उस मरते हुए हिरण की आंखों में देखकर वह जैसे जम सा जाता है, क्योंकि उस हिरण की हालत देखकर उसे अपनी मां की मौत याद आ जाती है। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद पुलिस आती है और बिना वजह सिर्फ क्रिस की आईडी मांगती है। रोज पुलिस वाले से लड़ पड़ती है और क्रिस को बचा लेती है। उस पल क्रिस को लगता है कि शायद उसे एक परफेक्ट लड़की मिल गई है, लेकिन उसे क्या पता था, रोज उसे बचा नहीं रही थी, वो उसे किसी और चीज के लिए तैयार कर रही थी। बार बार महसूस होता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। डीन उसे पूरा घर दिखाता है। दीवारों पर पुराने फोटो लगे हैं जिनमें रोज का परिवार सालों से इसी घर में रह रहा है। तभी डीन अपने पिता की बात करता है, जो कभी ओलंपिक रनर थे, लेकिन एक ब्लैक खिलाड़ी जेसी ओवेंस से हार गए थे। डीन ये बात मुस्कुराकर बोलता है, लेकिन उसके चेहरे में छिपी जलन साफ महसूस होती है। उसी दौरान क्रिस की मुलाकात रोज की मां मिसी से होती है, जो पेशे से हिप्नोटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है। और जैसे ही वह क्रिस को देखती है, उसके चेहरे पर एक अजीब रुचि दिखाई देती है, जैसे वह उसे पढ़ रही हो, समझ नहीं रही। शाम को पूरा परिवार डिनर करता है। शुरुआत में माहौल हल्का रहता है, लेकिन तभी रोज का भाई जेरेमी आता है और उसके आते ही हवा बदल जाती है। जेरेमी शराब के नशे में क्रिस के शरीर को ऐसे देखता है जैसे कोई जानवर खरीदने से पहले उसकी ताकत जांच रहा हो। वह बार बार क्रिस की बॉडी, उसकी ताकत, उसके जेनेटिक्स की बात करता है। वह कहता है कि अगर क्रिस ट्रेनिंग करे तो वह बीस्ट बन सकता है। क्रिस हंसकर बात टाल देता है, लेकिन दर्शकों को अब समझ आने लगता है कि ये लोग उसे इंसान की तरह नहीं देख रहे। फिर अचानक क्रिस रसोई में जॉर्जिना को देखता है। वह चाकू पकड़े खड़ी थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह किसी और व्यक्तित्व में चली गई हो, लेकिन अगले ही सेकंड वह फिर सामान्य बन जाती है। अब रात हो चुकी थी। रोज सो जाती है, लेकिन क्रिस को नींद नहीं आती। वह चुपके से बाहर सिगरेट पीने निकलता है और तभी अंधेरे जंगल के बीच उसे कुछ तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कोई जानवर है, लेकिन फिर वो चीज सीधे उसकी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ने लगती है। क्रिस डर के मारे पीछे हट जाता है और चांदनी में सामने आता है वॉल्टर, वही नौकर। लेकिन इंसान ऐसे नहीं दौड़ते। उसकी स्पीड, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ अस्वाभाविक था। और इससे पहले कि क्रिस कुछ समझ पाता, घर के अंदर से एक आवाज आती है, क्विक फिक्स। वह मुड़कर देखता है। रोज की मां मिसी अंधेरे कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। रात के उस सन्नाटे में मिसी की मुस्कान किसी मां जैसी नहीं, शिकारी जैसी लग रही थी। क्रिस बस सिगरेट पीने बाहर निकला था, लेकिन अब वह रोज की मां के सामने बैठा था। मिसी उसे अपने ऑफिस में ले जाती है। कमरे में हल्की रोशनी, अजीब सन्नाटा और बीच में रखा एक चाय का कप। शुरुआत में बातचीत सामान्य लगती है। मिसी उससे उसके बचपन के बारे में पूछती है, उसकी मां के बारे में, उसकी आदतों के बारे में।
लेकिन तभी वह चम्मच से कप पर धीरे धीरे टक टक करना शुरू करती है। टिंग टिंग टिंग। ये आवाज जितनी साधारण लग रही थी उतनी ही खतरनाक थी। धीरे धीरे क्रिस की आंखें भारी होने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि वह हिप्नोटाइज हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसी उसे उसकी सबसे दर्दनाक याद में वापस ले जाती है। वह रात जब उसकी मां घर वापस नहीं लौटी थी, छोटा क्रिस कमरे में अकेला बैठा टीवी देख रहा था। उसे अंदर से एहसास हो गया था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसने किसी को फोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच मान लिया तो उसकी मां सच में मर जाएगी, और यही अपराध बोध सालों से उसके अंदर दबा हुआ था। मिसी उसी कमजोरी को पकड़ लेती है। क्रिस रोने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन मिसी रुकती नहीं। वह धीरे से कहती है, अब नीचे डूब जाओ। और अचानक क्रिस कुर्सी से गिरता हुआ महसूस करता है, लेकिन असल में उसका शरीर वहीं बैठा था। उसकी चेतना अंधेरे में गिर रही थी। वह खुद को एक अंतहीन काले खालीपन में पाता है, जहां ऊपर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन दिख रही थी। उसी स्क्रीन से वह दुनिया देख सकता था, लेकिन खुद कुछ कर नहीं सकता था। वह चिल्लाता है, मुझे वापस लाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मिसी ऊपर से मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम सनकेन प्लेस में हो। सनकेन प्लेस एक ऐसी जगह है जहां इंसान सब कुछ देख सकता है, लेकिन अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे आत्मा को कैद कर दिया गया हो। और तभी उस अंधेरे में उसे भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे कोई विशाल चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक एक खून से लथपथ हिरण का कंकाल अंधेरे से बाहर आता है और सीधे क्रिस पर हमला कर देता है। क्रिस चीखते हुए जाग जाता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसे पूरी रात की बातें धुंधली धुंधली याद थीं, जैसे किसी ने उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की हो। और तभी उसे एहसास होता है, अब उसे सिगरेट से घिन आने लगी है। मतलब हिप्नोसिस सच था। अब क्रिस पूरी तरह असहज हो चुका था। वह रोज को सब बताता है, लेकिन रोज बात को हल्का बना देती है। वह कहती है कि उसकी मां बस मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी घर के बाहर गाड़ियों का काफिला आने लगता है। रोज कहती है, वे लोग आ गए। और अगले कुछ घंटों में क्रिस को समझ आने वाला था कि वह इस घर में मेहमान नहीं, कुछ और है। दोपहर तक पूरा घर अमीर सफेद लोगों से भर चुका था। महंगी गाड़ियां, नकली मुस्कानें, और हर इंसान की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर थी। क्रिस शुरुआत में सब लोग उससे बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन कुछ मिनटों बाद क्रिस को एहसास होने लगता है कि ये लोग उससे बात नहीं कर रहे, उसे जांच रहे हैं। कोई उसकी बॉडी की तारीफ करता है, कोई उसकी स्किन की, कोई पूछता है कि ब्लैक होने की वजह से उसकी ताकत ज्यादा है क्या। और एक औरत तो सीधे रोज से पूछ लेती है, क्या ब्लैक लोगों के साथ वो चीज बेहतर होती है। पूरा माहौल इतना असहज था कि क्रिस के चेहरे से हंसी गायब होने लगती है। लेकिन सबसे डरावनी चीज अब भी बाकी थी। भीड़ के बीच अचानक उसे एक और ब्लैक आदमी दिखाई देता है, और उसे देखकर क्रिस को राहत मिलती है, क्योंकि अब तक वह यहाँ अकेला ब्लैक इंसान था। लेकिन जैसे ही वह उस आदमी से बात करता है, उसकी रीढ़ में ठंडक उतर जाती है। वो आदमी था आंद्रे, वही लड़का जो फिल्म की शुरुआत में किडनैप हुआ था। लेकिन अब उसका बोलने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। उसकी चाल, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी किसी बूढ़े अमीर आदमी जैसे थे। उसके चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी जो वॉल्टर और जॉर्जिना के चेहरे पर थी। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, भाईचारे वाली फील देने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे उसे पहचानता ही नहीं, जैसे उसका असली व्यक्तित्व कहीं गायब हो चुका हो। अब क्रिस का डर बढ़ने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक अंधे आर्ट डीलर जिम से होती है। बाकी लोगों से अलग जिम उससे इंसान की तरह बात करता है। वह क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ करता है और कहता है कि उसके अंदर कुछ खास है। लेकिन जिम की आखिरी लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वह कहता है, हम दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। उसी समय बाहर बैडमिंटन गेम शुरू होता है। सब लोग क्रिस को चीयर कर रहे थे, जैसे वह कोई खिलाड़ी नहीं, नीलामी में बिकने वाला घोड़ा हो। और तभी क्रिस अचानक भीड़ के बीच खुद को घुटता हुआ महसूस करता है। वह बहाना बनाकर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाता है, नीचे पूरा माहौल बदल जाता है। अभी तक जो लोग हंस बोल रहे थे, वे सब अचानक चुप हो जाते हैं। पूरा घर शांत हो जाता है। सब लोग ऊपर की तरफ सुन रहे थे। क्रिस क्या कर रहा है? उसके कदमों की आवाज जैसे पूरा शो उसी के लिए चल रहा था। ऊपर कमरे में पहुंचकर क्रिस अपना फोन उठाता है, लेकिन फोन डिस्चार्ज था। और सबसे अजीब बात, उसने फोन रात को चार्जिंग पर लगाया था। मतलब किसी ने जानबूझकर उसका फोन हटाया था। अब क्रिस को यकीन होने लगता है कि वह खतरे में है। उसी दौरान वह गलियारे में एक बंद कमरा देखता है। वह धीरे धीरे अंदर झांकता है और तभी पीछे से आवाज आती है,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस डर कर पलटता है, लेकिन असली डर अभी आने वाला था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में एक कैमरे की फ्लैश पूरी सच्चाई बाहर निकालने वाली थी। ऊपर गलियारे में पकड़े जाने के बाद क्रिस जल्दी से नीचे लौट आता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में हर कोई कुछ छुपा रहा है। और तभी पार्टी के बीच उसका दोस्त रॉड उसे फोन करता है। रॉड एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करता था और शुरुआत से ही उसे इस ट्रिप पर शक था। वह मजाक में कहता है कि व्हाइट लोग सेक्स स्लेव बनाते हैं। क्रिस हंसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि शायद रॉड पूरी तरह गलत भी नहीं है। फोन पर बात करते हुए क्रिस अचानक आंद्रे की तरफ कैमरा घुमा देता है और जैसे ही कैमरे की फ्लैश उसके चेहरे पर पड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। आंद्रे का चेहरा कांपने लगता है, उसकी नकली मुस्कान टूट जाती है, नाक से खून बहने लगता है और अचानक वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, गेट आउट! पूरा घर जम जाता है। आंद्रे सीधे क्रिस की तरफ भागता है। उसकी आंखों में डर था, असली डर। वह बार बार चीख रहा था, भाग जाओ, अभी निकलो यहां से। लेकिन अगले ही सेकंड बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोज का परिवार सबको समझाता है कि उसे सीजर आया था। बाकी मेहमान फिर हंसने लगते हैं, लेकिन अब क्रिस समझ चुका था कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है। रात होते ही वह रोज से कहता है कि वह तुरंत यहाँ से जाना चाहता है। पहले रोज भी डर जाती है और दोनों जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन तभी क्रिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। अलमारी के अंदर एक डिब्बा पड़ा था, उसके अंदर दर्जनों फोटो थीं, रोज की पुरानी तस्वीरें, और उन तस्वीरों में रोज अलग अलग ब्लैक लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक फोटो में जॉर्जिना भी थी, लेकिन उस फोटो में वह नौकरानी नहीं, रोज की पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिख रही थी। और दूसरी तस्वीर में वॉल्टर था। मतलब ये दोनों हमेशा से इस घर के नौकर नहीं थे, वे कभी सामान्य लोग थे। अब सारी बातें जुड़ने लगती हैं। आंद्रे का बदला हुआ व्यवहार, वॉल्टर की अजीब दौड़, जॉर्जिना की नकली मुस्कान, सब। क्रिस घबराकर रोज को बुलाता है और कहता है, हमें अभी निकलना होगा। रोज पहले शांत रहती है, फिर धीरे से पूछती है, तुम चाबियां ढूंढ रहे हो? क्रिस कहता है, रोज जल्दी करो। लेकिन रोज मुस्कुराती है और बैग से कार की चाबियां निकालकर अपने हाथ में घुमाने लगती है। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ ठंडापन। और उसी पल क्रिस को समझ आता है, रोज भी शुरू से इसी खेल का हिस्सा थी। उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, वह सिर्फ उसे यहाँ लाने का जाल थी। अब क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से रोज का भाई जेरेमी उस पर हमला कर देता है। पूरा परिवार मिलकर क्रिस को पकड़ लेता है और कुछ सेकंड बाद वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और सामने टीवी पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें असली डर उसका इंतजार कर रहा था। जब क्रिस की आंख खुलती है, वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था, उसके हाथ जकड़े हुए सामने पुराना टीवी और कमरे में ऐसा सन्नाटा जैसे यहाँ पहले भी कई लोग मर चुके हों। टीवी अपने आप चालू होता है। स्क्रीन पर रोज के दादा की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे असली सच बाहर आने लगता है। आर्मिटेज फैमिली कोई साधारण परिवार नहीं था। वे ब्लैक लोगों के शरीर चुराते थे, उनकी कोआगुला प्रोसीजर नाम की सर्जरी अमीर बूढ़े सफेद लोगों के दिमाग को ब्लैक लोगों के शरीर में ट्रांसफर कर देती थी। मतलब वॉल्टर असल में रोज का दादा था और जॉर्जिना उसकी दादी। उन असली लोगों की चेतना सिर्फ संकन प्लेस में फंसी हुई थी, जहां से वे सब कुछ देख सकते थे, लेकिन अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब क्रिस समझ गया, पूरी पार्टी असल में एक नीलामी थी। वे लोग उसके शरीर की बोली लगा रहे थे और सबसे बड़ा खरीदार था जिम, वही अंधा आर्ट डीलर। उसे क्रिस की आंखें चाहिए थीं, उसका शरीर नहीं, उसकी नजर चाहिए थी। कुछ देर बाद जिम खुद क्रिस के सामने आता है। वह कहता है कि उसे ब्लैक लोगों से नफरत नहीं, वह सिर्फ उनके फायदे चाहता है। वह क्रिस की आंखों से दुनिया देखना चाहता था, यानी यहाँ नस्लवाद खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नए रूप में बदल गया था। अब ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी क्रिस को एक छोटी सी बात याद आती है। मिसी जब उसे हिप्नोटाइज करती थी तो चम्मच की आवाज उसे सनकेन प्लेस में भेजती थी, और उसी दौरान उसने कुर्सी के अंदर से रुई निकाली थी। क्रिस जल्दी से कुर्सी की रुई निकालकर अपने कानों में भर लेता है ताकि वह आवाज उसके दिमाग तक न पहुंचे। यही छोटी सी चीज उसकी जान बचाने वाली थी। कुछ देर बाद जेरेमी उसे लेने आता है। मिसी कप पर चम्मच मारती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। क्रिस जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही जेरेमी पास आता है, क्रिस पूरी ताकत से हमला कर देता है।
अब घर के अंदर खून खराबा शुरू हो चुका था। वह जेरेमी को मारकर बाहर भागता है, लेकिन मिसी उसे रोकने आती है। क्रिस उसे भी खत्म कर देता है। फिर नीचे ऑपरेशन रूम में डीन उसका रास्ता रोकता है, लेकिन तभी दीवार पर लगा हिरण का सिर क्रिस की नजर में आता है। वही हिरण जिसकी मौत देखकर उसे शुरुआत में दर्द हुआ था। क्रिस उस सिर को उठाकर डीन पर हमला करता है, जैसे प्रकृति खुद बदला ले रही हो। अब सिर्फ रोज बची थी। क्रिस कार लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे जॉर्जिना दिखती है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अंदर बैठते ही जॉर्जिना के अंदर छिपी असली दादी जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद वॉल्टर आता है, लेकिन क्रिस कैमरे की फ्लैश उसकी आंखों पर मारता है। एक पल के लिए असली वॉल्टर वापस आता है और उसी पल वह खुद को गोली मार देता है। अब आखिरी लड़ाई बची थी। रोज सड़क पर घायल पड़ी थी और क्रिस उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा था। सालों का डर, गुस्सा, धोखा सब बाहर निकल रहा था। और तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की लाल नीली लाइट दिखाई देती है। उस पल दर्शकों को लगता है अब सब खत्म, क्योंकि अमेरिका में एक ब्लैक आदमी लाशों के बीच पुलिस के सामने कभी निर्दोष साबित नहीं होता। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह पुलिस नहीं थी, वो रॉड था। उसका दोस्त क्रिस की आंखों में पहली बार राहत दिखाई देती है। रॉड बस इतना कहता है, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कार धीरे धीरे अंधेरे में चली जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन आखिरी सवाल दर्शकों के दिमाग में छोड़ जाती है, सबसे खतरनाक चीज राक्षस नहीं होती, कभी कभी नकली मुस्कुराते इंसान होते हैं।